हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अलिंद है और आज हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि एनोमली डिटेक्शन है। तो आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एनोमली। सो बाय डेफिनेशन एनोमलीज आर irregularities और abnormalities in my data। तो कुछ भी एबनॉर्मल होता है या फिर कोई फ्लक्चुएशन आ गया मेरे डेटा में, तो दोज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज एनोमली। And there are plenty of algorithms which you can apply to do anomaly detection. But today we are specifically looking at LSTM autoencoders, which are deep learning methods for anomaly detection. तो ये चीज़ हम जो है वो केरास में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। केरास इज़ अ डीप लर्निंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैं डेटा प्री प्रोसेस और मॉडल ट्रेन करने वाला हूं ऑन केरास LSTM ऑटो एनकोडर। और at last you will be able to figure out that how you can implement this particular technique to do anomaly detection. So without any further ado, let's get started. Alright, तो we'll start it by creating a new environment. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। सो बेसिकली होता है क्या है कि जब भी आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलते हो तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे आप लोग देखोगे कि वहाँ पे बेस लिखा होता है, दैट इज़ योर बेस एनवायरनमेंट। तो अगर मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उस बेस एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब एनोमली डिटेक्शन के प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ और मैं मल्टीपल मॉडल ट्रेन करने वाला हूँ, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट आई मेक अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरनमेंट में जाके मैं चेंजेस करूँगा और सारे प्रोजेक्ट उसमें करूँगा। तो मैंने अभी यहाँ पे यही चीज़ करी है। मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है यूजिंग द कमांड conda create name anomaly detection and I have mentioned the Python version as well। तो मैं जैसे ही कमांड डालूंगा एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा anomaly detection नाम का। वंस इट्स क्रिएटेड यू हैव टू एक्टिवेट इट। तो उसके लिए कमांड है conda activate। तो मैं वो कमांड यूज़ करूँगा। तो वंस यू आर डन इट यू विल बी इन द न्यू एनवायरनमेंट। तो आप वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट साइड में देखेंगे जो बेस लिखा था वो हट के आपका न्यू एनवायरनमेंट के नेम पे आ जाएगा। इन माय केस इट्स एनोमली डिटेक्शन। So once you are done with this, your environment is set. Now you can install the required packages and proceed further. So there are few packages which may be required for this project. So depending on your requirement, you can install all these. Alright, तो what are the steps to follow for anomaly detection? तो यहाँ पे basically मैं 3 steps follow करने वाला हूँ for the process। तो पहला स्टेप मेरा ये रहेगा कि मुझे एक LSTM ऑटो एनकोडर मॉडल बिल्ड करना है, राइट। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज टू जनरेट द एरर थ्रेशोल्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट। मतलब मैं क्या करूँगा, ट्रेनिंग डेटा सेट लूँगा और उस पर एक थ्रेशोल्ड डिटेक्ट करूँगा और थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करूँगा। तीसरा स्टेप है यूजिंग दैट डिटेक्टेड थ्रेशोल्ड आई विल बी क्लासीफाइंग द एनोमलीज। तो मैं जो थ्रेशोल्ड है वो मेरा एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा। मैं उस बेंचमार्क से अपने एनोमलीज डिटेक्ट करूँगा। आई नो इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नाउ, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि हाउ these points are making more sense. So I think let's go forward. So the next step is the setup. तो यहाँ पे मैंने the import किया हुआ है जो भी packages required है। तो TensorFlow है, scikit-learn, numpy, plotly, matplotlib और keras मॉडल्स मैंने यहाँ पे import करा है। sequential model for autoencoder। दूसरा मैंने केरास लेयर्स जो है वो मैंने इंपोर्ट करे हैं LSTM। ड्रॉप आउट लेयर है मेरे पास रिपीट फैक्टर है और टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है, राइट। सो मैंने यहाँ पे जो डेटा यूज़ करा है वो है अल्फ़ाबेट, विच इज़ बेसिकली माई गूगल डेटा सेट। और मैंने ये डेटा डाउनलोड किया था याहू फाइनेंस से। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। So the first step is to read CSV, which is
the Google CSV. So let's have a quick look on the data. So this is my data. So I have 7 columns, which is date, open, high, low, close, adjusted close and volume. ये मेरे स्टॉक प्राइस का डेटा है. तो क्या होता है स्टॉक मार्केट में, किसी भी प्राइस पे ओपन होता है तो वो ओपन वाला प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन है. सिमिलरली जिस प्राइस पे वो क्लोज होता है उस दिन, वो क्लोज पे है, और उस दिन में जितना हाई और लो गया है वो यहाँ पे मेंशन है. और सिमिलरली उनका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे मेंशन है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं मेरे पास डेटा में. बट इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ जो क्लोजिंग प्राइजेस हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ और उन पे एनामोलीज निकालने वाला हूँ. तो मैं सारी चीज़ें फिल्टर आउट कर दूंगा. मैं सब कुछ नहीं यूज़ करने वाला हूँ. तो बेसिकली मुझे 2 चीज़ें चाहिए. मुझे डेट चाहिए कि किस डेट की क्या स्टॉक प्राइस है, तो वो डेट चाहिए, और क्लोज प्राइस चाहिए. तो मैं ये 2 कॉलम को लेके आगे अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाला हूँ. तो मैंने यहाँ पे यही किया है. तो मेरे डीएफ में अब बस 2 ही कॉलम्स रहेंगे, डेट और क्लोज. इनका इन्फो मैंने निकाला है. तो मेरे पास टोटल ऑलमोस्ट 4000 एंट्रीज हैं. तो उनमें से मेरे पास कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है. दैट मीन्स आई डोंट हैव टू डील विद द इम्प्यूटेशन मेथड्स. तो ये अच्छी बात है. अगर आगे मैं देखूँ तो डेटा टाइम पीरियड मेरे पास है 2004 से लेकर 2020. तो almost 16 years of data, which we are going to consider for this model building. नेक्स्ट इज विजुअलाइजिंग द डेटा. तो मैं जब स्कैटर प्लॉट करता हूँ स्टॉक प्राइसेस का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा मुझे मिलता है. यू कैन सी देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डेटा ओवर द ईयर्स, राइट. और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट स्टेप इज माई प्री प्रोसेसिंग, राइट. तो प्री प्रोसेसिंग मैंने स्टेप्स मेंशन किया है. फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड माई डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट. तो यहाँ पे मैंने मैनुअली क्या है, एक डेट सिलेक्ट कर ली है कि इस डेट से इस डेट तक मेरा जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा, और उसके बाद जो है वो मैं एज अ टेस्ट डेटा सेट कंसिडर करने वाला हूँ. तो मैंने क्या किया है कि एक ईयर सेट कर लिया, दैट इज़ माई 2000 टू 2017 इट विल बी माई ट्रेनिंग डेटा सेट. तो ये मैंने वहाँ पे यही किया है. तो एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 2017, 12, 24 इट विल बी माई ट्रेनिंग डेटा सेट, एंड रेस्ट विल बी माई टेस्ट डेटा सेट. तो यहाँ से वो चीज़ मेरे को मिल गई है, और यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट में मेरे पास उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डेटा है. एंड इफ आई प्रिंट द शेप ऑफ बोथ द डेटा फ्रेम्स, इट इज़ ऑलमोस्ट 3000 फॉर 3000 entries for training data set and 756 for test data set. Another step is data scaling. तो मुझे डेटा स्केलिंग करना है, और मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करा है. तो मैंने स्केलिंग कर ली है डेटा की, और मैं उसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास स्केल डेटा कुछ ऐसा मिलता है. तो जो स्केल डेटा है वो ऑलमोस्ट -2 से लेके 3 तक स्केल हो चुका है. सो दिस इज माई विजुअलाइजेशन फॉर स्केल डेटा. द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट द सीक्वेंस. नाउ ये जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे जो मॉडल इम्प्लीमेंट करना है उसके हिसाब से मैं अपना डेटा प्री प्रोसेस कर रहा हूँ. मतलब डीप लर्निंग मेथड्स में मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा एज एन इनपुट देना पड़ता है. तो उस डेटा को मुझे प्रिपेयर करना हुआ, तो मुझे एक सीक्वेंस में डेटा चाहिए होता है. तो मैं वहाँ पे एक सीक्वेंस का डेटा प्रिपेयर करके फीड इन करता हूँ अपने मॉडल में, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन के थ्रू वही चीज़ कर रहा हूँ. तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है, क्रिएट सीक्वेंस. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी नीड टू क्रिएट सीक्वेंसेस कंबाइनिंग टाइम स्टेप्स, contiguous data values from the training data, and we need to set time step is as 30, as we want our model network to have memory of 30 days. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम स्टेप है क्या चीज़. तो टाइम स्टेप इज़ नथिंग बट माई सीक्वेंस लेंथ. तो मैं चाहता हूँ मेरे मॉडल में एक बार में 30 दिन का डेटा रहे. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना टाइम स्टेप को 30 सेट कर देता हूँ. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में वो जो मेमोरी है वो 7 दिन की रहे, तो मैं टाइम स्टेप 7 डिफाइन कर दूंगा. तो ऐसे मैं ये टाइम स्टेप वैल्यू सेट करता हूँ, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम डेटा टू डेटा, और मुझे क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे अपना कैसे मॉडल ट्रेन करना है. तो उस चीज़ पे टाइम स्टेप डिपेंडेंट रहता है.
राइट। तो अब देखते हैं कि ये क्रिएट सीक्वेंस एक्चुअली सीक्वेंस बनाता कैसे है। तो लेट्स से मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 100, तो मेरे पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं। नाउ आई हैव फीडेड दोज 100 डेटा पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट सीक्वेंस। तो मुझे ये दो चीज़ें देगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें देता है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो एक्स वैल्यू क्या रहेगी और वाई वैल्यू क्या रहेगी मैं बताता हूँ आपको। तो एक्स ट्रेन कैसा रहेगा, आउट ऑफ दोज 1 to 100 डेटा पॉइंट्स, ये 30 30 के बैच में मेरा डेटा डिवाइड करता है। तो फर्स्ट 30 बैच जो रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 अप टू 30। तो फर्स्ट बैच है 1 to 30, जो दूसरा बैच है अब रहेगा वो मेरा 2 to 31, तीसरा बैच रहेगा 3 to 32। तो ऐसे एक एक करके वो शिफ्ट होता है और वो पूरा एक सीक्वेंस बनाता है। तो वो सीक्वेंस जो रहता है वो मेरा रहता है एक्स ट्रेन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वाई ट्रेन। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा पहला बैच जो रहेगा वो रहेगा फ्रॉम 1 to 30। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वाई वैल्यू रहेगी जो कि रहेगी 31। तो इस क्रिएट सीक्वेंस से मैंने वो वैल्यू ली है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अब 30 के बाद मुझे एक वैल्यू मिल रही है जो कि 31 है। सिमिलरली नेक्स्ट बैच में वैल्यूज जो रहेंगी वो रहेंगी 2 to 31, तो उसकी नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी 32। दैट इज माई करस्पॉन्डिंग वाई फॉर दैट पर्टिकुलर बैच। तो ऐसे करके मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन निकाला है। तो एक्स ट्रेन की कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि मेरे बैचेस हैं और उन बैच के करस्पॉन्डिंग एक वाई ट्रेन है, तो वो ऐसे निकला हुआ है। सिमिलरली मैंने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट भी निकाला है यूजिंग द सेम क्रिएट सीक्वेंस फंक्शन, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज द शेप ऑफ इट। तो यहाँ पे आप देखो तो ये मेरा ट्रेनिंग इनपुट शेप है। सो इसमें मेरे पास 332 जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ बैचेस विच आई हैव इन माय डेटा सेट। और हर बैच में मेरे पास 30 एंट्रीज हैं और हर एंट्री में मेरे पास एक वैल्यू है। सिमिलरली टेस्टिंग इनपुट शेप जो है वो है 726 batches, and each batch has 30 entries and each entry has one value. तो यहाँ पे अगर आपको confusion है तो आप x train और x test print करके देख सकते हैं। तो let me print you the first batch, right? तो x train का मैं first batch print करूँ अगर तो which will be at 0th index। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 30 वैल्यूज़ आई फर्स्ट बैच में। और पहली और हर वैल्यू जो है वो एक मेरी एंट्री है विच इज़ नथिंग बट एन एरे, और उस एरे में मेरे पास एक ही वैल्यू है, राइट। लास्ट बैच जो रहेगा वो मेरे पास रहेगा वो 3 3 3 1। दिस विल बी माई लास्ट बैच। तो अगर आप देखें 0 to 3331 इट विल बी टोटल ऑफ 3332, राइट। सो दिस इज माई लास्ट बैच और ये सारे बैच मिलके मेरे एक पूरा सीक्वेंस बनाएंगे, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर क्रिएटिंग द सीक्वेंस ऑफ माई एक्स टेस्ट एंड एक्स ट्रेन। तो once you understood this it is pretty much easy from now on, क्योंकि अगर आपको आपके मॉडल का इनपुट और आउटपुट डेटा का नॉलेज है that means 50% of your work is already done. Now let us quickly jump on how to build the model. Before building a model, I have set it a seed to regenerate same sequence of random numbers, and after seeding we will build our model. So we are building LSTM Autoencoder model. The model will take input of shape, batch size, sequence length and number of features, and return output of the same shape, which basically what my autoencoder do. So in this case, sequence length is 30 as we have discussed earlier, and number of feature is 1, right. So let us see how we have built the model. So my model is basically my sequential model, and in that sequential model I have added my layers. So my first layer is basically my LSTM layer, which has 128 number of cells, and activation which I have used is 10H, and input shape is extrain shape 1 and extrain shape 2, which is 30 and 1. So this entry is basically my 30 and this is 1, right. So this is my input shape,
The activation function I have used is 10H. So by default, LSTM layer takes 10H, but if you want to explicitly change your activation to something else, let's say ReLU, you can do it. तो आपको यहाँ पे ReLU mention करना पड़ेगा. So after LSTM, I have added a dropout layer. So you must be knowing that dropout layer is basically added to avoid the overfitting. तो वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है. After that, my next layer is repeat vector. तो repeat vector is nothing but it multiplies your input n number of times. तो मैंने यहाँ पे जो अपना input है वो 30 times repeat किया है. Right after repeat vector, I have added another LSTM of 128 cells, and after that it's a dropout layer. Lastly, I have added a time distributed layer. Right, तो मेरा जो भी encoding अभी तक हुआ है मुझे उसको decode करना है वापस, and I wanted a time distributed layer जिसका shape मेरे input जैसा हो, तो उसके लिए मैंने time distributed layer लगाया है. और lastly I have used an Adam optimizer for a model, और learning rate यहाँ पे मैंने mention किया है. Lost मेरा MSE से calculate होगा. Right, so ये मेरी model की summary है. Right, quickly आप देख सकते हैं. तो इस LSTM layer, ये मेरा पहला LSTM layer था. तो इसका जो मेरा input shape था वो था none 31. Right, और similarly you can see that जो मेरा input shape था वो मेरे को लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर से भी मिल रहा है, विच इज़ नन 31. राइट, तो दैट मीन्स आई मीन दिस इज व्हाट माय ऑटो एनकोडर डू. इनपुट शेप और आउटपुट शेप मेरा बराबर रहता है. राइट, तो लेट्स ट्रेन अवर मॉडल. तो मैंने यहाँ पे पहले ही अपना मॉडल ट्रेन करके रखा है. तो मैं जब मॉडल फिट कर रहा हूँ तो मैंने अपने मॉडल में एक्स ट्रेन दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन दिया है. मैक्सिमम एपॉक्स मैंने 100 पे सेट करे थे और बैच साइज 22 दिया है. राइट, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो 32 है बेसिकली वो मेरा यहाँ पे जाएगा. जो नन है, राइट, तो इस LSTM का इनपुट इस चार्ट में नहीं है कहीं भी. राइट, इस LSTM का आउटपुट है. जो इनपुट रहेगा वो बेसिकली रहेगा मेरा 32, 30 और 1. राइट, तो वो उसका इनपुट रहेगा. बैच साइज जो है वो बेसिकली यहाँ पे इस नन पे आता है. राइट, और सिमिलरली मेरा जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर का जो आउटपुट रहेगा वो 32, 30 और 1 इस टाइप से मुझे मिलेगा. तो बैच साइज में एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल वहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ. तो ये आप चेंज कर सकते हैं. तो राइट, इट्स अनदर पैरामीटर विच यू कैन चेंज एंड सी हाउ योर मॉडल बिहेव्स. तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. वैलिडेशन स्प्लिट मैंने 0.1 दिया है और मेरा मोड मिनिमम है. शफल मैंने फॉल्स रखा अपने डेटा का. तो मैंने अपने मॉडल ट्रेन किया है. एंड इफ आई प्लॉट माय ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये मेरा ग्राफ है फॉर ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस और 22 अपॉक्स लगे मॉडल ट्रेन होने में. राइट, माय नेक्स्ट स्टेप वाज टू calculate the threshold. Right, so let's see how it is done. पर उससे पहले we need to understand how my auto encoder is training. तो होता क्या है कि auto encoder is basically my regenerative model. वो batches as an input लेता है और it try to reconstruct that input. तो for example मेरे पास 1 to 30 का एक बैच है. तो वो क्या करेगा, उसको एनकोड करेगा और वापस जब डिकोड करेगा तो इट ट्राइज टू रेप्लिकेट द इनपुट, इट ट्राइज टू रिकंस्ट्रक्ट द इनपुट. राइट, तो दिस इज हाउ माय ऑटो एनकोडर ट्रेन्स इटसेल्फ. एंड आवर एम व्हाइल ट्रेनिंग इज टू मेक श्योर दैट this work is done as perfectly as it can be. So this is how my autoencoder trains itself. Now coming to how to calculate the threshold. So मैं जो इनपुट अपना रेप्लिकेट कर रहा हूँ थ्रू ऑटो एनकोडर, वो रेप्लिकेट हुआ है क्या थ्रू ऑटो एनकोडर? नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर आया होगा. तो वो एरर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रेन प्रेडिक्शन कैलकुलेट करा है और मैं उस एक्सट्रेन प्रेडिक्शन को एक्सट्रेन से माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ लॉसेस आएंगे. राइट, और मैं उन लॉसेस को जब प्रिंट करूँगा तो वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं. राइट, उन लॉसेस में से जो मेरा मैक्सिमम होगा दैट इज़ माई थ्रेशोल्ड. राइट,
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज़। तो होता क्या है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैं रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ अपना मॉडल, तो माई मॉडल कैन टॉलरेट दिस मैक्सिमम एरर। तो जो 0.489 जो है, दैट इज़ द मैक्सिमम माई मॉडल टॉलरेट्स एज एन एरर। तो वो मेरा एक थ्रेशोल्ड मैंने मान लिया है। तो उस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड अगर कोई एरर आता है, तो मैं उसको एज एन एनोमली और एज एन एबनॉर्मलिटी ट्रीट करूँगा। तो यही मेरा एम है। मैंने थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लिया है बेस्ड ऑन दी एरर और दी मेन एब्सोल्यूट एरर लॉस, right? So once you have calculated the threshold, now next step is to predict the anomalies on your test data set. So in order to do so, हम क्या कर रहे हैं कि हम जो x टेस्ट है, x टेस्ट को प्रिडिक्ट करते हैं मॉडल के थ्रू, और फिर हम लोग एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वंस वी हैव कैलकुलेटेड द एरर्स, अब हम वो एरर चेक करेंगे कि कौन कौन सा एरर बियॉन्ड हमारा थ्रेशोल्ड जा रहा है। तो जो भी हमारा एरर बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जा रहा है, उसको हम यहाँ पे एज ए एनोमली एज ए एनोमली क्लासीफाई कर लेंगे। और वंस यू हैव क्लासिफाइड दीज एज ए एनोमली, यू कैन प्रिंट दोज, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने एनोमली क्लासीफाई कर लिया, इट्स इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो है मेरा 0.48 पे जो है मेरा वो थ्रेशोल्ड सेट है, और उसके बियॉन्ड जितनी भी वैल्यूज जा रही हैं, आपको ये देखो, this at June 6, 2019, this is a value which is beyond the threshold and it will be treated as an anomaly, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब मैं ये प्लॉट करूँगा, तो वो कुछ ऐसे नज़र आएगा, राइट। तो ये मेरा एक्चुअल डेटा है ऑफ एक्स टेस्ट, और जब मैंने उस पर एनोमलीज प्रिंट करी हैं, तो वो ऐसी नज़र आती है, राइट। तो इफ़ यू कैन सी, दीज आर द वैल्यूज विच आर एनोमली, राइट। सो दिस वैल्यू March 23rd, 2020, it is considered as an anomaly. Other values right here, if you can see, these are considered as an anomaly. So hope you get a clear picture on how to detect anomalies using LSTM autoencoders, और कैसे मैं अपना मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने कैसे अपना डेटा फीड किया है मॉडल में, और मेरे जो क्या एग्जैक्टली आउटपुट मिल रहा है, मैंने कैसे थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करा, और उस थ्रेशोल्ड के बेस पे मैं एनोमलीज अपना डिटेक्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस एक पूरा है। तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आई वॉन्ट यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and see you in the next one.